और अब तस्वीर दिखाता हूं आपको संगम नगरी प्रयागराज की, जहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। माघ मेले की भव्यता, माघ मेले की दिव्यता और सुरक्षा के बीच एक बार फिर जमीन पर सनातनी आस्था दिखाई पड़ी। सनातन के मानने वालों की, श्रद्धालुओं की मांग है कि मिनी कुंभ कहे जाने वाले इस आयोजन में गैर सनातनियों की एंट्री किसी कीमत पर ना हो पाए, यानी माघ मेले में किसी भी गैर हिंदू को प्रवेश ना दिया जाए। संगम नगरी में नए साल पर सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा है, जिसमें देश विदेश से सनातनी जुट रहे हैं। लेकिन जो सनातनी हुंकार महाकुंभ में गूंजी थी, वो इस बार भी प्रयागराज में सुनाई दे रही है। ये मुसलमान जो है आकर के इस हमारे मेले में खंडित न करें। सनातनी फिर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदुओं के माघ मेले में मुसलमानों का क्या काम है। मुस्लिमों को नहीं आने दिया जाए, हिंदू का त्योहार। माघ मेले में पहुंचने वाला हर हिंदू एक सुर में कह रहा है, सनातनी आयोजन में मुसलमानों की एंट्री बैन हो। सनातन धर्म का है और यहाँ उनकी आवश्यकता भी नहीं है, तो आना औचित्य है, आना भी नहीं चाहिए। और इसकी वजह क्या है, खुद सनातनियों से ही सुन लीजिए। कोई बम फोड़ेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, इससे डर लगता है। शहर एक ही है, आयोजन स्थल भी एक और आयोजन भी सनातनी, और मांग भी एक ही है। माघ मेले में भाईजान की एंट्री बैन होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे साल 2025 में आयोजित महाकुंभ मेले में मुसलमानों को एंट्री नहीं दी गई थी। इस बार भी मिनी कुंभ कहे जाने वाले माघ मेले में मुसलमानों को आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इसमें जो ये अपवित्र लोग हैं, मुसलमानों का ये रुकावट किया जाए। ये मुसलमान जो है आकर के इस हमारे मेले में खंडित न करें, हमारे पूजा पाठ को अपवित्र न करें। हमारी राय है कि मुस्लिमों को नहीं आने दिया जाए, हिंदू का त्योहार है और हिंदू की माघ पूर्णिमा है, तो ये बेहतर रहेगा कि वो लोग हमारे धर्म से दूर रहे। ऐसा क्यों लगता है कि आगे अशांति फैलाते हैं? अगर किसी व्यक्ति को अगर जय श्री राम बोलने में, वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है और हिंदुओं से इतनी तकलीफ है, अगर कहीं और विदेशों में अगर मुस्लिमों को सताया जाता है तो ये लोग भारी मात्रा में विरोध करते हैं। अनुमान है कि माघ मेले के पहले ही दिन करीब 20 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आस्था के इस मेले में विधर्मी भी भेष बदलकर पहुंच रहे हैं, जिन पर योगी फोर्स की पूरी नजर है। एक ऐसे ही कालनेमी को यूपी पुलिस ने पकड़ा, जो माघ मेले में भेष बदल कर आया था, लेकिन योगी फोर्स ने उसे पकड़कर माघ मेले से बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन कालनेमी की तर्ज पर इस वक्त संगम में भी ऐसे फर्जी बाबाओं को पकड़ा जा रहा है, जो बाबा का वेश धारण करके आए हैं और यहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने इन तमाम बाबाओं को पकड़ लिया है। क्या डकैती चोरी कर दिया, क्या कर लिया? क्या नाम है आपका? नोट ले घूमे, ये देखिए नेपाल की नोट वहाँ की। ओ ये तो उधर दान में शिवरात्रि मनाने के लिए गए, उधर दान में दिया हुआ है। ये तो क्या नाम है? क्या नाम है? बलजीत नाथ। कहाँ से आप? कहाँ से आप? आधार कार्ड दिखाया है सर, सब चेक कर लिया। नहीं सर, फर्जी फर्जी आधार कार्ड फर्जी है, मोबाइल नंबर डाले हैं सब, फर्जी आधार कार्ड है। माघ मेले की दिव्यता और भव्यता हर साल श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। इस बार 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश ने मेले को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के तमाम इंतजाम किए हैं। प्रयागराज से आयुष सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने जमीन, जल और आसमान तीनों मोर्चों पर अभेद्य डेरा बना दिया। ड्रोन, सीसीटीवी, वॉच टावर और फोर्स की तैनाती के बीच मिनी कुंभ पूरी तरीके से फुल प्रूफ सुरक्षित कर दिया गया है। प्रयागराज में मिनी कुंभ कहे जाने वाला माघ मेला, यानी आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का महासंगम शुरू हो चुका है। साधु संत, अखाड़ा, कल्पवासी संगम तट पर एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़, लिहाजा मिनी कुंभ में सुरक्षा पर फोकस किया गया। पूरा जो संगम का इलाका है, वहां पर आपको हर जगह पर पुलिसकर्मी दिखेंगे। एक तरफ ये घुड़सवार जवान है, दूसरी तरफ पैदल जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। अगर कोई रास्ता भटक जा रहा है उसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है, और दूसरी तरफ लगातार अनाउंसमेंट की आवाज भी आप सुन सकते हैं। इसके साथ ही एटीवी वाहन और अलग अलग वाहनों के जरिए भी हम दिखाते हैं किस तरह से खास ऐसे व्हीकल जो हैं, जो
सिर्फ रेत पर चल सकते हैं, व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो आप देख सकते हैं। माघ मेले की सुरक्षा यूपी पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान के कंधों पर है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और यूपी एटीएस के कमांडो भी तैनात किए गए। 10,000 से ज्यादा जवान पूरे माघ मेले की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। पूरा मेला क्षेत्र पर नजर रखने के लिए 20 वॉच टावर बनाए गए, 400 सीसीटीवी कैमरे। ये कैमरे AI इनेबल्ड हैं जो किसी तरह घुसपैठ को कैद कर सकती है। इन सीसीटीवी पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। साथ ही ड्रोन से पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज माघ मेले की सुरक्षा जो है वो ड्रोन से भी की जा रही है। किस तरीके से की जा रही है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये ड्रोन जो है मेला प्रशासन इससे निगरानी कर रहा है पूरे संगमनोज क्षेत्र की। इससे आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा की जो चाक चौकसी है वो किस तरीके से है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो नजारा है संगमनोज का, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। सिर्फ जमीन नहीं, पानी के रास्ते से कोई खतरा ना आ सके, इसके भी पूरे इंतजाम है। 8 किलोमीटर एरिया में डीप वाटर बैरिकेडिंग की। जल पुलिस के 4 कंट्रोल रूम बनाए गए। जल पुलिस के जवानों को 24/7 निगरानी कराई गई। घाटों पर NDRF और SDRF की टीम तैनात है। इसके अलावा मिनी कुंभ में बने वॉच टावर से पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो भी आपको नजर आएंगे। पुलिसकर्मी जो हैं माघ मेले में चप्पे चप्पे पर आपको नजर आएंगे। इन पुलिसकर्मियों पर ही जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इससे समझ सकते हैं कि क्या कुछ नज़ारा आज संगमनोज का रहने वाला है। देखिए, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, ना सिर्फ सिविल पुलिस है बल्कि RF, PAC, इसके अलावा यूपी ATS के जो जवान हैं वो भी मेले में गश्त कर रहे हैं। IB, LIU की जो टीमें हैं वो भी मेले में हैं और मूवमेंट कर रही हैं लगातार। और घाटों पर देखिए स्नान का जो दौर है वो चल रहा है। और संभल से बागपत तक योगी फोर्स एक्शन में है। अवैध निर्माण पर कहीं बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो कहीं बुलडोजर पहुंचने ही वाला है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं संभल की तस्वीर दिखाने। ये मेरे पीछे संभल की तस्वीर जरा देखिए। ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, दुकान बनाए गए, तालाब को पाट लिया गया, कब्रिस्तान खड़ा किया। उस हर एक अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर एक्शन से खत्म किया जा रहा है। यूपी के संभल में बाबा के धुरंधर फुल एक्शन में एक अवैध निर्माण को मिट्टी मिलाया जा रहा है। चाहे धार्मिक इमारत, मस्जिद और मदरसा हो, यह सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान। कानून का पंजा सबको मिट्टी में मिला रहा है। और इस बार संभल प्रशासन ने सरकारी तालाबों को आजाद करने का बीड़ा उठाया, जिसके लिए ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दरअसल 4 बीघे में फैले सरकारी तालाब पर संभल के ग्राम प्रधान ने कब्जा कर मकान बनाया और बाकी जमीन पर फसल बोई। मगर संभल प्रशासन ने आज सब कुछ जमींदोज कर दिया। हालांकि ये बुलडोजर कार्रवाई कल ही होती, मगर कब्जा गैंग ने लेखपाल पर हमला किया, जिसके बाद घायल लेखपाल ने पुलिस से मदद मांगी। मेरा किस्म का व्यक्ति है वो, और उसने 4 लोगों के साथ मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला करा है। क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी, भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। बस ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं, जो उसके पक्ष के लोग हैं, उनसे कब्जा न छुड़वाया जाए। और जब संभल में मौजूद योगी फोर्स एक्शन में आई तो सारा माहौल बदल कर रख दिया। प्रशासन का पीला पंजा ऐसा चला कि लेखपाल के हमलावर और कब्जा माफिया सब अपने बिलों में दुबक गए। सरकारी तालाब पर कब्जे का आरोप समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद के करीबी माने जाने वाले भूमाफिया आरिफ और हिलाल पर है। साथ ही बीजेपी नेता राकेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर भी 4 बीघा सरकारी जमीन पर बने तालाब को पाटकर अवैध कब्जे का आरोप है। मगर यूपी के सीएम ने साफ कहा, अवैध कब्जा कोई भी करेगा वो बचेगा नहीं। किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया, वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। और कब्जा गैंग के खिलाफ इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संभल में लगातार कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में कल जुमे के दिन संभल की विवादित जामा मस्जिद के पास बने कब्रिस्तान पर एक्शन लिया गया। संभल प्रशासन ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप में 22 मकान और दुकान बनाने वाले 48 लोगों को नोटिस थमाया।
सभी लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। 15 दिन में जवाब नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई। संभल प्रशासन के इस फैसले से कब्जा गैंग और अवैध निर्माण के आरोपियों में हड़कंप है, क्योंकि इस कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकान और दुकानों को 3 दिन पहले अवैध घोषित किया जा चुका है। यानी संभल में कुछ दिन बाद एक और बुलडोजर एक्शन नजर आ सकता है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस में सभी अवैध कब्जे के आरोपियों को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में जवाब न देने पर सख्त कार्रवाई की यानी कि बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। एक तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन से माफिया का हाल बुरा कर दिया गया, उनका पूरा हिसाब कर दिया गया, तो बागपत में 29 अवैध कॉलोनी को नोटिस दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि कब्जा खाली अगर नहीं किया तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, ताबड़तोड़ की जाएगी। अवैध कॉलोनियों पर योगी फोर्स का हंटर। अवैध निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं। बागपत में 29 अवैध कॉलोनियों की पहचान हो चुकी है, जिस पर कभी भी बुलडोजर गरज सकता है। विकास प्राधिकरण ने इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को नोटिस भी थमा दिए हैं। सभी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, जो 29 चिन्हित कॉलोनियाँ हैं, उनका एक रोस्टर बना हुआ है। उसी रोस्टर के क्रम में परमिशन के जो ग्रैब के प्राविधान हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए उनका अनुपालन करते हुए जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयाँ शासन की मंशा के क्रम में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध की जाती है। इस सख्त कार्रवाई के दायरे में बागपत का चर्चित गेटवे स्कूल भी आ गया है। जांच में सामने आया है कि स्कूल परिसर में बिना नक्शा पास कराए कई निर्माण कराए गए हैं। विकास प्राधिकरण ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन मानते हुए स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर दिया है। बुलडोजर एक्शन की आहट से अवैध कॉलोनी संचालकों और बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। कई कॉलोनी मालिक नोटिस मिलने के बाद प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर काटते नजर आए। गरीब आदमी है जो अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी होती है, उससे कोई वहाँ प्लॉट लेता है, मकान बना लेता है, लेकिन बाद में एक्शन जो होता है वो सरकार किसके खिलाफ, बिल्डर्स का तो कुछ नहीं होता। जो गरीब जनता है वो इसमें पिस जाती है। अब देखना यह है कि नोटिस के बाद कितने अवैध निर्माण खुद हटाए जाते हैं और कहां प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि वहां पर बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराया गया था, उसे भी नोटिस दिया गया है और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत। योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के हर अवैध अतिक्रमण पर गरज रहा है। मेरठ और लखनऊ दोनों जगह आज प्रशासन का यही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ये उसी का प्रतिबिंब दिखा रहा हूं मैं आपको। लखनऊ का निशांतगंज की तस्वीर में दिखाता हूं आपको, जहां निशांतगंज में चांद मस्जिद के पास बनी दीवार पर एलडीए ने कार्रवाई की। मस्जिद कमेटी को कागज दिखाने के लिए कहा, 2 दिन का वक्त दिया गया। उधर मेरठ में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर कब्जा, सड़कों पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। ग्रीन कॉरिडोर और अतिक्रमण मुक्त शहर के एजेंडे पर अब दोनों जगह सख्त एक्शन दिखाई पड़ रहा है। अब आपको अंजाम दिखाता हूं, जब उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है। साथ चेतावनी साफ है कि इस अपराध का अंजाम भी तय है। और अब 3 जगह की तस्वीर आज के सामने है, जिनके मेरे पीछे आप फोटो भी देख रहे हैं कि अपराधी को और ऐसा करने वालों को किस हाल में पुलिस अपने कंधों पर टांग के ला रही है। ललितपुर, बुलंदशहर, हरदोई, तीनों जगह हैवानियत का जवाब पुलिस की गोली से दिया गया है। ललितपुर में हिंदू बेटी का रेप किया, वीडियो बनाया, ब्लैकमेल किया, तो अमजद खान का हिसाब हो गया। बुलंदशहर में 6 साल की मासूम की गैंगरेप के बाद मर्डर, योगी फोर्स ने आरोपियों को लंगड़ा बना दिया। हरदोई में 8 साल की मासूम के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले हैवान को योगी फोर्स ने लंगड़ा कर दिया। यूपी में अगर बेटी की इज्जत पर हाथ डाला तो योगी फोर्स की गोली सवाल नहीं पूछती, सीधा अंजाम तक पहुंचाती। इन हैवानों ने सोचा था कि बचकर निकल जाएंगे, लेकिन योगी राज में बेटियों के गुनहगार या तो यमराज के पास जाते हैं या फिर लंगड़ा कर चलने को जीवन भर के लिए मजबूर होते हैं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा दे। लेकिन ललितपुर का रहने वाला अमजद शायद सीएम योगी की हिदायत को भूल चुका था और इसने यूपी में एक बेटी से पहले रेप किया, उसका वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन जैसे ही इस शैतान की शिकायत योगी फोर्स को मिली तो उसके पांव में पीतल ठोंक दिया।
अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देसी तमंचा, एक जिंदा तथा 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CSC बानपुर भेजा गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर के हैवान पर सिर्फ एक बेटी से रेप का आरोप नहीं है। जांच में पता चला है कि अमजद कई हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल भी कर रहा था, जिसके बाद से ही इसकी तलाश थी। लेकिन जब पुलिस से इसका सामना हुआ तो अमजद ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन योगी फोर्स के काउंटर अटैक ने लंगड़ा बना दिया। बुलंदशहर के भी हैवान का योगी फोर्स ने हिसाब कर दिया। यहाँ 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। जिन पर गैंगरेप का आरोप है, उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया है। घायल अवस्था में इन्हें गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले के हर एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। हरदोई में भी मासूम से दरिंदगी करने वाले को यूपी पुलिस ने लंगड़ा बनाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इसने 8 साल की मासूम को हैवानियत का शिकार बनाया था, मगर योगी फोर्स ने इसका हिसाब बराबर कर दिया। योगी फोर्स की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत साफ संदेश है कि बेटियों के गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी फोर्स का एक्शन उन अपराधियों के खिलाफ भी हो रहा है जो यूपी में कानून को चुनौती दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आंखों में मिर्ची झोंककर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग पर योगी फोर्स ने शिकंजा कसा है, तो संभल में वाहन चेकिंग के दौरान एनकाउंटर में शातिर चोर को दबोचा है। वहीं सुल्तानपुर में ट्रक चोरी के 2 आरोपी को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद शिकंजे में लिया। नए साल के तीसरे दिन एनकाउंटर के साथ योगी फोर्स 300 की स्ट्राइक रेट से एक्शन में और मैसेज क्लियर है कि 25 वाला तेवर 26 में भी जारी रहेगा और शहर शहर अपराधियों का यूं ही हिसाब होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करने जा रहा हूं बांग्लादेश का, जहां हिंदुओं से धर्म के आधार पर हो रही हिंसा के बीच IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिटेन किए जाने के विवाद पर आज BCCI ने फैसला किया। BCCI के ऑर्डर के बाद क्रिकेट और बांग्लादेशी खिलाड़ी पर हो रहा घमासान भले ही कुछ हद तक रुका हो, लेकिन शाहरुख खान को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान देने वालों का भी विशेष विरोध हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान पर 9 करोड़ 20 लाख में दांव लगाया तो हंगामा खड़ा हो गया। संगीत सोम ने शाहरुख को गद्दार कह दिया। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शाहरुख को राक्षस बता दिया। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है। अलीगढ़ के शाही चीफ मुफ्ती इब्राहिम हुसैन ने फतवा जारी करके शाहरुख खान से माफी मांगने को कह दिया। इंसानी हमदर्दी, हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती के लिए और जज्बातों को और भावनाओं को समझने के लिए शाहरुख खान को यह डील कैंसिल करके मुस्तफिजुर रहमान को वापस करना था। जल्द से जल्द मुस्तफिजुर रहमान को वापस करके और भारत से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसक वारदातों के बीच IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर विरोध की आवाजें उठी तो BCCI ने भी एक्शन लेने में देर नहीं की। विरोध के बीच BCCI ने बड़ा फरमान जारी करते हुए KKR को अपनी टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। CCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने पर BCCI का फैसला आने के बाद शाहरुख खान को राक्षस बताने वाले संगीत सोम के सुर भी बदल गए। संगीत सोम ने इस फैसले के लिए BCCI को धन्यवाद दिया। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो BCCI ने निर्णय लिया है उसके लिए BCCI का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और BCCI इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। IPL में बांग्लादेश को शामिल करने का मामला भले ही BCCI ने सुलझा लिया हो, लेकिन शाहरुख खान पर हुई बयानबाजी राजनीतिक मसला बन चुकी है। इसी मुद्दे पर यूपी के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और करणी सेना के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा था, जिसके बाद SP नेता जिया चौधरी ने संगीत सोम को मानसिक रोगी बता दिया था। इसी बात को लेकर SP और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। हालांकि इस पूरे विवाद में शाहरुख खान या कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर शाहरुख खान और उनकी फिल्म निशाने पर आई है,
ऐसे में ये मामला जल्द ठंडा पड़ता नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आज मादुरो की सत्ता का सर्वनाश किया, तख्ता पलट किया। पिछले कई महीनों से मादुरो और ट्रंप के बीच तनाव चल रहा था, लेकिन आज उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। वेनेजुएला के लोकल टाइम के अनुसार आधी रात को अमेरिका के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ने वेनेजुएला को निशाना बनाया और जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे विश्व दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट याद दिला दी। चीन देखता रह गया और अमेरिका ने वेनेजुएला को धुआं धुआं कर दिया। रशिया सोचता रह गया और ट्रंप ने मादुरो की तानाशाही को मिट्टी में मिला दी। ईरान और क्यूबा जैसे देश विरोध करते रह गए और अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने चंद घंटों में वेनेजुएला को मादुरो फ्री कर दिया। तारीख 3 जनवरी, वक्त रात 1:50 यानी भारतीय समय अनुसार सुबह 11:20। शनिवार की रात वेनेजुएला के आसमान में अचानक सुपरसोनिक विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास पलटने वाला है। ट्रंप की फोर्स वेनेजुएला का भूगोल बदलने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास धमाकों की गूंज से दहल उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी काराकास के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अमेरिकी फाइटर जेट की आवाजों ने पूरे शहर को जगा दिया। चंद सेकंड के अंदर राजधानी काराकास समेत वेनेजुएला के 4 शहरों पर अमेरिका ने बारूद बरसा दिया और वेनेजुएला पर भड़के ट्रंप ने 30 मिनट में मादुरो की पूरी सत्ता को साफ कर दिया। वेनेजुएला में अमेरिकी सेनाओं ने बेहद घातक और गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह हमला केवल हवाई हमला नहीं था, बल्कि इसमें अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसीज और स्पेशल फोर्सेस के भी शामिल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की खतरनाक डेल्टा फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और मादुरो को उसके सुरक्षित ठिकाने से उठाकर देश से बाहर ले जाया गया। अमेरिका कई बार वेनेजुएला में अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान भी वेनेजुएला पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप जानते हैं कि तेल वेनेजुएला की रीढ़ है, इसलिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए तेल पर भी बैन लगा दिया गया था। लेकिन मादुरो उसके बाद भी जब दबाव में नहीं आए तो ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा करने और सत्ता पलटने की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद भी वेनेजुएला अमेरिका के सामने नहीं था। लेकिन अब ट्रंप ने अपनी चेतावनियों को वेनेजुएला की जमीन पर बारूद की शक्ल में उतारकर दुनिया में एक नए जंग का दरवाजा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन को अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने अंजाम। अब जाने कि अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और सीक्रेट मिलिट्री यूनिट में डेल्टा फोर्स का नाम क्यों आता है। अमेरिका की इस एंटी टेरर यूनिट का आधिकारिक नाम है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन डिटैचमेंट डेल्टा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में डेल्टा फोर्स कहा जाता है। अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स यूनिट को ब्रिटिश SAS की तर्ज पर 1970 के दशक के आखिरी में यानी 1977 में बनाया गया। इस यूनिट को बनाने का मकसद अमेरिकी सेना को एक डेडिकेटेड आतंकवाद विरोधी फोर्स देना था। यह ऐसे मिशन संभालती है जो अमूमन सुर्खियों में नहीं आते। इसमें दुश्मन के इलाके से बंदूकों को छुड़ाने समेत अमेरिका की ओर से घोषित आतंकवादियों का पीछा करना, घुसकर खत्म करने का काम शामिल है। ये डेल्टा फोर्स ही है जिसने अबू बकर अल बगदादी और सद्दाम हुसैन को पकड़ने के साथ और भी कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। कई बार इतने सीक्रेट के मिशन होते हैं कि अमेरिकी सांसदों तक को उनके बारे में पता नहीं होता कि मिशन क्या है, और खबर आती है कि वेनेजुएला के खिलाफ डेल्टा फोर्स के एक्शन की खबर अमेरिका के सांसदों को नहीं थी। ऑर्डर सीधा राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दिया गया था। वेनेजुएला में एक्शन हुआ तो अगले एक्शन की संभावनाएं जताई जा रही। ईरान में कहा जा रहा है कि ईरान में आज रात कयामत आने वाली। ईरान में चल रही बगावत के बीच ट्रंप का एक स्टेटमेंट पूरी वर्ल्ड मीडिया में है, लॉक्ड एंड लोडेड। सेना की भाषा में कहा जाए तो युद्ध के लिए पूरी तरह दृढ़ और हमले के लिए तैयार। तो क्या माना जाए कि आज की रात अमेरिकी सेना ईरान पर भी हमला कर सकती है। ईरान में जंगल की आग की तरह बढ़ती बगावत को अगर इस बार शांत करने में चूक गए ईरान के अयातुल्ला खमेनी, तो समझिए ईरान से सुप्रीम लीडरशिप की पूरी परंपरा खत्म। इस बात की चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। जिस तरह ईरानी जनता का गुस्सा तेहरान से शुरू होकर 70 शहरों में भड़का है, जिस तरह ईरान की सेना और सुरक्षाकर्मी बुनियादी मांग कर रहे विरोधियों को कुचल रहे हैं, अमेरिका इसे और नहीं देख सकता। 86 साल के खमेनी इस चेतावनी को चाहे जैसे ले, ट्रंप का प्लान वैसा ही क्लियर जैसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है।
अगर ईरान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है, उन्हें बेरहमी से मारता है, जैसा कि वो करते आए हैं, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लॉक्ड एंड लोडेड। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पहले अमेरिका का विदेश मंत्रालय भी ईरान के प्रोटेस्टर्स की हिम्मत की तारीफ कर चुका है। उन्हें यह कहते हुए समर्थन दे चुका है कि तानाशाही सत्ता के सामने अगर लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए इस तरह से आवाज उठा रहे हैं तो हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। शांति से प्रदर्शन और बेहतर सुविधाओं की मांग उठाना कोई जुर्म तो नहीं। पूरे ईरान में लाखों की तादाद में विरोध कर रहे ये प्रोटेस्टर्स यही तो कर रहे हैं। लेकिन जिस बेरहमी से ईरान की सेना और मॉरल पुलिस प्रदर्शनकारियों को हैंडल कर रही है, ट्रंप ने अब उसे सीधे एड्रेस किया है। ईरान पर अमेरिका अलर्ट। क्या है ट्रंप का अटैक प्लान? इसकी एक झलक पिछले साल जून में अमेरिका दिखा चुका है, जब इजराइल के साथ मिलकर उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया था। अमेरिका ने उस औचक हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर 7 B-2 बम वर्षक विमानों और MOP जैसे बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया था। उस अटैक के साथ ही ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि अयातुल्लाह खमेनी जैसे तानाशाह को धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उनके सपोर्ट में इजरायली सेना ने भी ये कहा कि हम उस ठिकाने को ढूंढ रहे हैं जहां खमेनी छिपा हो, हम उसका खात्मा चाहते हैं। खैर वो जंग तो ट्रंप की पहल पर आगे बढ़ने से रुक गई, लेकिन खमेनी अपने रुख से पीछे हटते दिख नहीं रहे। बगावत पर ठोस कदम की बजाय ईरान ट्रंप को ही चेतावनी देता नजर आ रहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि हम विरोध करने वालों और अशांति फैलाने वालों के बीच का फर्क बखूबी समझते हैं। ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल पूरे इलाके को अस्थिर कर देगा। इसमें अमेरिकी हितों का भी बड़ा नुकसान होगा।